केवी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। आज हमें अरस्तू के न्याय सिद्धांत को पढ़ना है और आपकी जो परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, ये सारी परीक्षाओं में वेस्टर्न थिंकर में एक महत्वपूर्ण थिंकर है अरस्तू, और अरस्तू के बहुत से सिद्धांतों को हमने पढ़ा है। आज उस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए उसके न्याय सिद्धांत को पढ़ेंगे और इससे आपको हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आ जाता है। तो आइए इसकी शुरुआत करें हम कि अरस्तू का न्याय सिद्धांत क्या है। तो वास्तव में अरस्तू ने जो न्याय सिद्धांत दिया है, ये न्याय सिद्धांत इसने अपने ग्रंथ एथिक्स में दिया। एथिक्स में न्याय सिद्धांत दिया और इसने न्याय के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो वही शब्द है जिसका प्रयोग प्लेटो ने अपने ग्रंथ में न्याय के लिए किया है। वो शब्द क्या है? डिकायोसून। डिकायोसून, डिकायोसून का इसने प्रयोग किया है न्याय के लिए। और ये डिकायोसून जो है ये वास्तव में ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा में न्याय को डिकायोसून कहा जाता था, इसीलिए प्लेटो ने भी न्याय के लिए डिकायोसून शब्द का प्रयोग किया, अरस्तू ने भी न्याय के लिए डिकायोसून शब्द का प्रयोग किया है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है जस्टिस या न्याय। जस्टिस या न्याय। तो वास्तव में अरस्तू ने न्याय के लिए डिकायोसून शब्द का प्रयोग किया और उसने अपने ग्रंथ एथिक्स में अपना न्याय सिद्धांत दिया। अब इसने जो न्याय सिद्धांत दिया वो किस प्रकार का है, कैसा है, इसको थोड़ा सा समझ लें। वास्तव में हमने जब प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा था तो हमने क्या पाया कि प्लेटो के अनुसार न्याय कर्तव्य पालन है। प्लेटो न्याय को कर्तव्य पालन से जोड़ता है, लेकिन अरस्तू ने न्याय को अधिकारों से जोड़ा है। इसने न्याय को अधिकारों से जोड़ा है और ये जो न्याय का अधिकार देता है वो सभी नागरिकों को देता है। राज्य में जितने नागरिक होंगे सबको न्याय का अधिकार अरस्तू देता है, लेकिन वो दासों को इससे वंचित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अरस्तू ने न्याय का अधिकार सभी नागरिकों को दिया, लेकिन दासों को इससे वंचित कर दिया। क्या करता है अरस्तू? अरस्तू न्याय का अधिकार सभी नागरिकों को दे रहा है। नागरिकों को देता, लेकिन दासों को इस अधिकार से वंचित करता है। इस अधिकार से वंचित करता है। क्यों वंचित करता है? क्यों वंचित कर रहा है? क्योंकि ये दासों को इस अधिकार से क्यों वंचित कर रहा है? क्योंकि ये दासों को नागरिक ही नहीं मानता। वास्तव में यह है कि इसने दासों को नागरिक ही नहीं माना है। ये दासों को नागरिक नहीं मानता, इसीलिए इसने दासों को न्याय के अधिकार से वंचित किया। आपसे कभी पूछा जाएगा कि ये दासों को न्याय के अधिकार से क्यों वंचित कर रहा है? क्योंकि दास को नागरिक नहीं मानता। वह न्याय का अधिकार केवल नागरिकों को दे रहा है। नागरिकों को दे रहा है, जितने नागरिक हैं सबको न्याय का अधिकार दे रहा है, लेकिन चूंकि दास को नागरिक मानता ही नहीं है, इसलिए दास को नागरिक नहीं मानने के कारण न्याय के अधिकार से वो वंचित कर दे रहा है। अब इसने क्या किया? ये कहता है कि न्याय वास्तव में क्या है। इसने न्याय को दो भागों में बांट दिया, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। और फिर पूर्ण न्याय के बाद में विशेष न्याय को इसने पुनः दो भागों में बांट दिया, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। इस दो भागों में इसने बांट दिया है। तो आइए इसको समझ लें हम। अरस्तू के अनुसार न्याय,
अरस्तु के अनुसार न्याय। अब क्योंकि हम अरस्तु को पढ़ रहे हैं तो हमें बार बार अरस्तु लिखने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी है सब अरस्तु के अनुसार है। इसने न्याय को दो भागों में बांटा, एक पूर्ण न्याय और दूसरा विशेष न्याय। इसने दो भागों में बांटा है, एक पूर्ण न्याय और दूसरा विशेष न्याय। ये कहता है कि जो पूर्ण न्याय है इसका संबंध सद्गुणों से, वो कह रहा है कि जो पूर्ण न्याय है इसका संबंध सद्गुणों से है, अर्थात व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे तो न्याय उत्पन्न होता है। ये कहता है कि ये जो पूर्ण न्याय है इसका संबंध व्यक्ति के सद्गुणों से है, अर्थात व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे तो वास्तव में न्याय उत्पन्न होता है और समाज में व्यवस्था बनी रहती है। क्या कहता है अरस्तु? अरस्तु कहता है, अरस्तु कहता है कि पूर्ण न्याय का संबंध व्यक्ति के सद्गुणों से, इसने क्या कहा कि जो पूर्ण न्याय है इसका संबंध व्यक्ति के सद्गुणों से है। और सद्गुण कैसे? व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, सद्गुण है। तो वो कहता है कि अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। यही पूर्ण न्याय है अरस्तु के अनुसार। उसने क्या कहा? वह कहता है यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी, तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी, व्यवस्था बनी रहेगी। और यही पूर्ण न्याय है उसके अनुसार। वो कहता है कि अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी और यही वास्तव में पूर्ण न्याय है। अब दूसरा है विशेष न्याय। विशेष न्याय को उसने फिर से दो भागों में बांट दिया। विशेष न्याय के बारे में क्या कहता है कि इसका संबंध जो है वो व्यक्ति के विशेष सद्गुणों से है। इसके बारे में उसने क्या कहा कि इसका संबंध सद्गुणों से है। और इसके बारे में क्या कहता है कि विशेष न्याय का संबंध जो है वो जो विशेष सद्गुण है उनसे है, अर्थात सद्गुण के विशेष रूपों से है। इसमें उसने क्या कहा कि इसका संबंध विशेष सद्गुणों से है, अर्थात सद्गुणों के विशेष रूपों से है। अरस्तु कहता है कि विशेष न्याय का संबंध सद्गुणों के विशेष रूप से, कहता है कि इनका संबंध सद्गुणों के विशेष रूप से है या विशेष प्रकार के सद्गुण से है। और उसने क्या कहा कि ये वास्तव में व्यक्ति और राज्य के संबंधों को अभिव्यक्त करता है। वो कहता है जो विशेष न्याय है ये वास्तव में व्यक्ति और राज्य के संबंधों को व्यक्त करता है। उसने क्या कहा कि यह व्यक्ति और राज्य के संबंधों को व्यक्त करता है, राज्य के संबंधों को व्यक्त करता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, बिल्कुल एक एक लाइन पे इसी तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सा न्याय व्यक्ति और राज्य के संबंधों को व्यक्त करता है? वह है विशेष न्याय।
अरस्तु ने कहा कि यह व्यक्ति और राज्य के संबंधों को व्यक्त करता है, और अरस्तु ने इसको पुनः दो भागों में बांट दिया। अरस्तु ने क्या किया है, इसको पुनः दो भागों में बांटा है। विशेष न्याय को उसने फिर से दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा? एक वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय, और दूसरा सुधारात्मक न्याय। दूसरा सुधारात्मक न्याय। इस तरह से क्या स्थिति है कि उसने न्याय को पहले दो भाग में बांटा, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। पूर्ण न्याय वास्तव में व्यक्ति के सद्गुणों से इसका संबंध है, और विशेष न्याय का संबंध सद्गुणों के विशेष रूपों से है। अब उसने फिर विशेष न्याय को दो भाग में बांट दिया, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। अब हम इसको फिर से समझ लेते हैं, वितरणात्मक न्याय क्या है और सुधारात्मक न्याय क्या है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें, और फिर इसको मिटा के हम पूरे बोर्ड पे वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय को एक्सप्लेन करते हैं। उसने क्या बताया कि विशेष न्याय को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। विशेष न्याय, इसको उसने दो भागों में बांटा, और दूसरा एक है वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय, और दूसरा है सुधारात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय। वह कहता है कि वितरणात्मक न्याय क्या है। वो उसने कहा कि जो समाज के पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, प्रतिष्ठाएं हैं, ये सभी व्यक्तियों को समान रूप से नहीं मिलनी चाहिए। वो कहता है कि जो भी पुरस्कार मिलते हैं, जो भी सम्मान मिलता है, ये समाज के सभी लोगों को एक समान रूप से नहीं मिलने चाहिए, बल्कि योग्यता के आधार पर मिलने चाहिए। जो उसका पात्र है उसको उस तरह के पुरस्कार मिलने चाहिए, और जो उसका पात्र नहीं है उसे ऐसे पुरस्कार नहीं मिलने चाहिए। अर्थात वह यहाँ पे समानता का विरोध कर दे रहा है, कह रहा है कि सबको एक समान रूप से नहीं बांटे, बल्कि जिनको जो योग्य हैं, जिनके पास योग्यता है, और जितनी योग्यता है, जिस तरह की योग्यता है, उस तरह के पुरस्कार मिलने चाहिए। जितनी योग्यता है उतना पुरस्कार मिलना चाहिए। अर्थात ये कहता है कि योग्यता के आधार पर ही सबको पुरस्कारों और लाभों का वितरण किया जाना चाहिए। यही उसके अनुसार वितरणात्मक न्याय है। वो कहता है, इसने क्या कहा, अरस्तु ने क्या कहा, कहता है समाज में लोगों को कहता है समाज में लोगों को उनके गुणों के आधार पर स्थान मिलना चाहिए। उनके गुणों के आधार पर स्थान मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति को पुरस्कार, पद, प्रतिष्ठा या जो सम्मान दिए जाते हैं, सब उनकी योग्यता के आधार पर दिए जाएं। अर्थात समाज में दिए जाने वाले पुरस्कार
विशेष पद, सम्मान, लाभ आदि सभी को या सबको, सभी को, लाभ आदि सभी को समान रूप से न देकर, समान रूप से न देकर उनकी योग्यता के आधार पर दिया जाए, उनकी योग्यता के आधार पर दिया जाए, आधार पर दिया जाए। वो कहता है कि सबको जो पुरस्कार वगैरह हैं वो सबको समान रूप से न दिए जाएं, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर दिए जाने चाहिए। जो जितना योग्य है उसको उतना ही अधिक पुरस्कार मिले, उतना अधिक सम्मान मिले, उतना अधिक लाभ मिले। लेकिन जो कम योग्य है उसे कम लाभ मिले, कम पुरस्कार मिले और कम सम्मान मिले। अर्थात वो इसमें एक समान सम्मान देने का समर्थक नहीं है, बल्कि योग्यता के आधार पर इस पे भेद करने का समर्थक। अब दूसरा है सुधारात्मक न्याय। वो क्या कहता है कि इसका संबंध व्यक्तियों के संबंधों से है। वो कहता है कि सुधारात्मक न्याय व्यक्तियों के संबंधों को व्यक्त करता है। उसने क्या कहा, यह है व्यक्तियों के आपसी संबंधों को व्यक्त करता है। उसने कहा कि ये कैसे होगा। वो कहता है कि अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा दी तो उस स्थिति में क्या होगा। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा, राज्य क्या करेगा। वह कहता है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है तो क्या होगा, तो राज्य क्या करेगा या समाज क्या करेगा, दो काम करेगा। पहला काम क्या करेगा कि जिसने हानि पहुंचाई है उसे दंडित करेगा, और दूसरा क्या करेगा, जिसे हानि पहुंची है उसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करेगा। अगर दो लोग हैं और एक ने दूसरे को हानि पहुंचाई है तो राज्य हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को दंडित करेगा और हानि उठाने वाले व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करेगा। हानि क्या करेगा, राज्य हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को दंडित करेगा, पहुंचाने वाले व्यक्ति को दंडित करेगा, व्यक्ति को दंडित करेगा। और दूसरा, हानि उठाने वाले व्यक्ति को, हानि उठाने वाले व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करेगा, व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा। इस तरह से ये क्या हुआ, ये हुआ सुधारात्मक न्याय। अर्थात जो स्थिति बिगड़ गई है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, सुधारात्मक न्याय ये व्यक्त करता है कि जो स्थितियां खराब हुई हैं उनको कैसे सुधारा जाए। तो विशेष न्याय को उसने इन दो भागों में बांटा है। अब देख लेते हैं कि अरस्तु ने जो न्याय सिद्धांत दिया है उसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताएं क्या है, अरस्तु के न्याय सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं। अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हम देख लेते हैं। विशेषताएं, नंबर 1,
पहली विशेषता क्या है, इसका संबंध सद्गुणों से है, क्योंकि वो कह रहा है कि पूर्ण न्याय क्या है वास्तव में, कहता है कि पूर्ण न्याय का संबंध सद्गुणों से है, अर्थात कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। तो इस तरह से उसने वास्तव में क्या बताया कि न्याय का संबंध सद्गुणों से है। पहली विशेषता है न्याय का संबंध सद्गुणों से, न्याय का संबंध सद्गुणों से। एक बात। दूसरी बात क्या है, उसने न्याय को अधिकार माना। प्लेटो ने भले न्याय को कर्तव्य माना, लेकिन उसने न्याय को अधिकार माना। अरस्तु ने न्याय को अधिकार माना, न्याय को अधिकार माना। तीसरी बात क्या है, वह न्याय का अधिकार सभी नागरिकों को दे रहा है, ये न्याय का अधिकार सभी नागरिकों को दे रहा है। तीसरी बात है, अरस्तु न्याय का अधिकार सभी नागरिकों को देता है, सभी नागरिकों को देता है, न्याय का अधिकार सभी नागरिकों को देता है। इसने जितने नागरिक राज्य में है सबको न्याय का अधिकार दिया। और चौथी विशेषता जो है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, वो क्या है, यथास्थिति का समर्थन करता है। इसका न्याय सिद्धांत क्या है, यथास्थिति का समर्थन करता है। क्यों कि ये कहता है कि पद और पुरस्कार उन्हीं लोगों को मिलने चाहिए जो योग्य हैं, तो ऐसी स्थितियां तो हमेशा बनी रही हैं। तो ये उसी का समर्थन कर रहा है, और यथास्थिति का समर्थन कर रहा है कि पद और पुरस्कार उन्हीं लोगों को मिले जो लोग इसके पात्र हैं, अर्थात जो योग्य हैं। चौथी विशेषता क्या हुई, यथास्थिति का समर्थन करता है, यथास्थिति का समर्थन करता है। इस तरह से ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। और इस क्लास में हमने ये न्याय सिद्धांत और उसकी विशेषताओं को पढ़ लिया। अगला जो क्लास होगी उस पे हम अरस्तु के कानून पर विचार और विभिन्न विषयों पर जो विचार हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इससे जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनेंगे उनको आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो इस पे हम आपको जो नोट्स देंगे वो PDF आपको इकट्ठा, जैसा कि आपको जानकारी है ही है, वो इकट्ठा आपको हम पूरा, जब अरस्तु खत्म हो जाएगा तो उसको हम इकट्ठा पूरा नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको दे देंगे।